केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग के मीरू कैंप में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। जवानों के शौर्य पराक्रम को सराहा, आधुनिकीकरण और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री आज पलामू में करेंगे शपथ, देंगे कई सौगात। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटीदार ने हजारीबाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता वाहन को रवाना करते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज जयपुर में खेला जाएगा T20 श्रृंखला का चौथा मैच। टीम इंडिया अजय बढ़त के मंसूबे के साथ उतरेगी मैदान में, कंगारुओं की बराबरी की होगी कोशिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज हजारीबाग के मीरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के अदम्य शौर्य पराक्रम की सराहना की, साथ ही आधुनिकीकरण और कल्याण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से वामपंथी उग्रवाद का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर हमारी जो लड़ाई चल रही है, इनके साथ लड़ाई चल रही है, इसकी समीक्षा की थी। आज मैं देश की जनता को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि हम कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। आज मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 22% की कमी आई है। मृत्यु की घटना में 70% की कमी आई है। प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए हैं। अब ये सिमटता जा रहा है जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। मैं लिखा बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीएसएफ के स्थापना दिवस पर जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही बीएसएफ ने आपदा राहत कार्यों में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दुबई में 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दुबई में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की।
भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कई सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में सभी देश एक साथ कैसे चले, ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा COP28 के इस सम्मेलन के लिए। इसका आउटकम किस प्रकार से निकलेगा, एक पूरा एजेंडा उसका तैयार हो जाएगा। और आखिरी दिन जो कि 12 तारीख तक पूरा COP28 का सम्मेलन चलने वाला है, तो उसका एक फाइनल जो आउटकम है वो 12 तक रखा जाएगा। और किस प्रकार से सभी देशों के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उन पर किस प्रकार से उनको कदमताल करना है, ये भी कहा जाएगा। इस समय पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 2022 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका लगभग 90% जीवाश्म ईंधन से आता है। सम्मेलन में जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। शिशिर सेलार के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दुबई। इधर प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतवंशियों ने भी दुबई में उनका अभिनंदन किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वतन से बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों काफी अभिभूत दिखे और उनकी खुशी भी एकदम उनके चेहरे पर इस वक्त नजर आई। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया है, उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। और ये देखिए, जब हम अपने वतन से बाहर कहीं दूसरे देश में रह रहे होते हैं और इस दौरान अपने देश का प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचता है तो कितनी खुशी है वो इन सभी के चेहरों पर साफ झलक रही है। और प्रधानमंत्री भी उन सभी का अभिवादन करते हुए इस दौरान नजर आए। गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री दुबई पहुंच चुके हैं और जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, यानी कि COP28 में भाग लेंगे। और भारत की प्रतिबद्धता जलवायु कार्रवाई को लेकर दिखाती है कि भारत हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जलवायु कार्रवाई पर ठोस कार्रवाई करने के लिए। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री दुबई पहुंचे तो होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीयों ने खूब गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से उन्होंने भारत का झंडा अपने हाथ में लिए रखा है और प्रधानमंत्री सभी से हाथ मिलाते हुए, सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, कतार में खड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को हाथ हिला के अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद और नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए दुबई में होटल पहुंचने पर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम मतगणना के साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। विभिन्न समाचार माध्यमों ने इससे पहले एग्जिट पोल जारी किया है। तो मध्य प्रदेश 230 सदस्यीय विधानसभा पर आए विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता संघर्ष में काफी करीब है। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए थे। विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त वहां भी मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो विभिन्न एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिर से सत्ता के नजदीक बताया गया है। वहीं भाजपा सत्ता संघर्ष में थोड़ा पीछे इसमें नजर आई है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पर आए विभिन्न एग्जिट पोल राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल के साथ कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है, तो बीआरएस उससे थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। वहीं मिजोरम की अगर बात करें तो वहां पर आए विभिन्न एग्जिट पोल में एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि ZPM दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। इसके अलावा 5 राज्यों के चुनाव सभी दलों ने अपने अपने दावे किए हैं और चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान के बाद हुए सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल ने भी जनता की राय अब बता दी है। हालांकि जनता ने असल में किस पर भरोसा किया है ये तो आने वाली 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। हालांकि इसके लिए बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर जनता ने किसको चुना है। एग्जिट पोल पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने भरोसा जताया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। गिरिडीह जाने के दौरान उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कई समसामयिक विषयों पर अपनी बातें रखी। देखिए, एग्जिट पोल तो एक संभावना अपने तरीके से देख करके लोग जताते हैं। एग्जिट पोल कभी सही आता है, कभी नहीं आता है, तो इसके बारे में अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, बल्कि विश्वास और भरोसा जनता पर करना चाहिए कि जनता ने जो मतदान दिया है वो हमारे पक्ष में होगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस सिलसिले में पलामू के मेदिनीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इधर खूंटी में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर मरीजों की जांच भी की जा रही है। राज्य के अन्य जिलों में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोग शामिल हो रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी है, जिसमें खास और आम सभी शामिल हो रहे हैं। रेल राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे ने हजारीबाग के झील परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। जागरूकता वाहन को रवाना करते हुए केंद्र राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार समावेशी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लक्षित लोगों तक पहुंचने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को धरातल पर उतारा गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये योजना है उसे महाजनों से छुटकारा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान निधि की योजना के तहत साल में 6,000 रुपया 2-2 हजार रुपया 4-4 महीने में मुझे मेरे खाते में प्रधानमंत्री डेबिट कर रहे हैं। पूरे होने में पहले निकलना पड़ता था और इस कारण से लोग को ज्यादा परेशानी होता है। हर घर में शौचालय होने के बाद सब सुरक्षित है अपने घर में प्रयोग करते हैं शौचालय का। जैसे सोलर पैनल भी मिला है, जिससे हम खेती पटावन करते हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाभुकों ने बताया कि पीएम आवास योजना से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। शौचालय मिला है। पहले बहुत हमको लेडीज को जाना पड़ता था, मैदान नजदीक था, घर में सुविधा मिल गया है, बहुत सुरक्षित से रहते हैं। से बहुत बढ़िया मिला है। मोदी सरकार हमरा दल का आप बनाए के अच्छा से रहिए, अच्छा से सुखी से रहिए। आपको 2,000 रुपया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत परसाटाड़ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फतेहागी इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जोर देकर कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नागरिकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रूबरू कराकर उन्हें इसे जोड़ने का महती अभियान है। आकाशवाणी को दिए साक्षात्कार में श्री मुंडा ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास समेत अन्य विषयों पर अपने विचार साझा किए। आदि आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 36,000 गांव सिलेक्ट किए गए हैं और 36,000 गांव को सेचुरेशन मोड में कैसे ला सके सभी विभागों के साथ मिल करके ऐसे कार्यों को पूरा किया जाए जो उस गांव की आवश्यकता को इन सारी चीजों, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, कृषि में सहित जितने भी वनोपज में या अन्य जितने भी संभावना है उसमें उस गाँव को आत्मनिर्भर से बनाया जाए। तो आदि आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन हो रहा है और कोशिश ये हो रही है
कि इन योजनाओं के माध्यम से अच्छा परिणाम आए। जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना जो है STC, उस फंड के आधार पर शिक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य जैसे समस्याओं के समाधान के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है और उसमें लगभग देखा जाए पिछले 9 वर्षों में तो 8,215 करोड़ रुपया इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना ट्राइबल एरिया के लिए चल रही है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, और मैं समझता हूं कि ये निर्बाध गति से आगे बढ़ता चले, इस सरकार की मंशा है। साइबर अपराध के खिलाफ राज्य में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। धनबाद में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पाकुड़ में पुलिस को 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बलियानगा गांव में छापेमारी कर ठगी करने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने साइबर अपराधियों के पकड़े जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन अपराधियों के पास से 59 मोबाइल, 11 ATM, 82 सिम और चेकबुक समेत अन्य सामानों की बरामदगी की गई है। उसमें से 2 आदमी गिरिडीह का रहने वाला है, एक देवघर का है और 2 लोकल का है। अब जब हम लोग घर का तलाशी लिया, घर से हम लोगों को टोटल 59 मोबाइल्स मिला और उसके साथ 82 करीब सिम मिला और कुछ 11 ATM मिला अलग अलग बैंक का। गिरिडीह के ताराटाड़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को संज्ञा पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 18 सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी लोगों को SBI का एक लिंक भेजते थे और दूसरे लिंक से भेजे गए डेटा और OTP को देकर उनके साथ ठगी किया करते थे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। राज्यपाल ने कल ग्राम संदेश यात्रा और कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कहीं भी मानव तस्करी हो रही हो तो इसकी जानकारी संबंधित थानों को दी जानी चाहिए। थाना अगर सूचना पर तत्काल संज्ञान नहीं लेता है तो राजभवन को सूचित किया जाए। राजभवन इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगा। राज्यपाल ने इस मौके पर सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत ग्राम संदेश वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तरकाशी सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमवीरों की आज गृह राज्य झारखंड वापसी हो सकती है। राज्य सरकार ने एयरलिफ्ट कर इन्हें वापस लाने की पहल की है। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि श्रमवीर हमारे देश निर्माण की नींव है। रांची के सांसद संजय सेठ संसदीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने सांसद निधि से नामकुम प्रखंड अंतर्गत श्रीराम नगर सिद्रौल पंचायत में बनने वाली 350 फीट लंबे पथ का शिलान्यास किया। इधर सांसद दीपक प्रकाश ने भी रांची जिले के विभिन्न स्थानों पर सांसद निधि से निर्मित विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इधर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश कुमार महतो भी विकास कार्यों पर जोर दे रहे हैं ताकि जनता की सुविधाएं बढ़ें। उन्होंने राहिब प्रखंड के होटलों मंदिर के पास 100 फीट PCC और गार्ड वाल का शिलान्यास किया। चतरा में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सदर थाना क्षेत्र से पिकअप वाहन में लाद कर ले जा रहे सैकड़ों बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज्य भर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में BLO और अन्य अधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण कर बुजुर्ग वोटरों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। देवघर और रांची समेत अन्य जिलों में भी ऐसे बुजुर्ग वोटरों का सम्मान हुआ। रांची रेल मंडल के 6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। विदाई समारोह के दौरान इन्हें सेवानिवृत्ति भुगतान का लाभ सौंपा गया और उनके योगदान को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। और चलिए अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई खबरें। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रही, जबकि 1 साल पहले इसी तिमाही में ये 6.2% थी। इसके साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना हुआ है। GDP के आंकड़ों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने खुशी जाहिर करते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा GDP में ये बढ़त खास तौर पर खनन, उत्खनन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मिले सपोर्ट के कारण देखी गई है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई ने वोडाफोन में अपने शेयर धारकता को 14.6% से बढ़ाया है। सीसीआई ने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी में 25% से कम करने के लिए एटलस 2022 होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। फोर्ब्स ने एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट की 17वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकानी, डीएलएफ के मानद चेयरमैन केपी सिंह का नाम शामिल है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में खाद्य और ग्रामोद्योगी उत्पादों की ऐतिहासिक 15.03 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील का खादी प्रेमियों पर व्यापक असर नजर आया। और अब कुछ खेल की खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रायपुर में T20 मैच खेला जाएगा। इसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे T20 मैच में हराकर सीरीज में वापसी की थी। अगर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतता है तो वो सीरीज में 2-2 से बराबरी कर लेगा, लेकिन टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर के नेतृत्व में तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। अफ्रीका दौरे पर भारत की 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले हैं। टेस्ट टीम की कप्तान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। T20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। टीम में अधिकतर वही खिलाड़ी हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। जडेजा और शुभमन गिल की भी T20 टीम में वापसी हुई है। वहीं केएल राहुल वनडे सीरीज की कमान संभालेंगे। रिंकू सिंह और साई सुदर्शन को वनडे टीम में शामिल किया गया है। वहीं संजू सैमसन की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग के मेरू कैंप में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। जवानों के शौर्य पराक्रम को सराहा, आधुनिकीकरण और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री आज पलामू में करेंगे शपथ, देने कई सौगात। रेल राज्य मंत्री लाल साहेब पाटिल दानवे ने हजारीबाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता वाहन को रवाना करते हुए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रायपुर में खेला जाएगा T20 श्रृंखला का चौथा मैच। टीम इंडिया बढ़त के मंसूबे के साथ उतरेगी मैदान में। कंगारुओं की बराबरी की होगी कोशिश।